Today we are going to start with Unit 1 Nature, Scope and Utility of Comparative Study of Politics. हम लोग देखेंगे कि Comparative Politics का Nature, Scope and Utility क्या है. So let's start with the introduction. Comparative government and politics is an important subfield of the discipline of political science. Comparative politics जो है वो गवर्नमेंट का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है. कंपैरेटिव जैसे कि कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन करना. जब आप दो चीज़ को कंपैरिजन करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तो दो कंट्रीज़ या दो स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं. तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट वही है, कंपैरिजन करना दो गवर्नमेंट के बारे में. जैसे कि एक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है या एक गवर्नमेंट हम लोग मान लेते हैं कि वो डेमोक्रेटिक नहीं, रिपब्लिक in नेचर है. तो हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक का ये फीचर्स है, रिपब्लिक का ये फीचर्स है, तो डेमोक्रेसी इज़ बेटर और रिपब्लिक इज़ बेटर. सो वी आर डूइंग कंपैरिजन. सो दिस इज़ ओनली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट सबफील्ड. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सबफील्ड है. किस में? पॉलिटिकल साइंस में. Comparative study of politics is about comparing political phenomena. Comparative study of politics क्या है? दो countries के phenomena, उसके features को compare करना. Its primary goal is to encompass the major political similarities and differences between the countries around the world. इसका मेन गोल क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का? इसका मेन गोल यह है कि आपको उसको क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है दो कंट्री के बारे में, यह बताता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. वो कंपेयर करता है दो कंट्री के फीचर्स को और बताता है कि नहीं, दो कंट्री में ये दोनों चीज़ सिमिलर है. जैसे कि पॉपुलेशन है या कुछ स्कीम सिमिलर है या कुछ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट सेम है. तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिमिलैरिटीज़ भी बताता है और डिफरेंसेस भी बताता है कि डिफरेंसेस क्या क्या है दो कंट्री के बीच में. Within the field of political science, we do engage in the activity of comparing different political system, institution, process, activities, etc. across the countries. हम लोग हमेशा पॉलिटिकल साइंस में देखते हैं कि हम लोग डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं कि इंडिया में ये है, चाइना में ये है, अमेरिका में ये है, हमारे पास ये नहीं है, या हमारे पास ये बेटर है पाकिस्तान से. तो हम लोग क्या यूज़ करें? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यूज़ करते हैं. जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. व्हेन वी सी दैट चाइना इज़ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर दैन इंडिया और द यूएस प्रेसिडेंट इज स्ट्रॉन्गर दैन इंडियन प्रेसिडेंट और द पाकिस्तान इज लेस डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर दैन इंडिया, वी आर यूजिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. एक एग्जाम्पल लिया गया है कि अगर हम लोग आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि ऑफन हम लोग ये चीज़ कहते हैं कि चाइना जो है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर है इंडिया से, या हम लोग कहते हैं यूएस प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन प्रेसिडेंट से स्ट्रॉन्गर है, या पाकिस्तान जो है वो लेस डेमोक्रेटिक, मतलब उतना डेमोक्रेटिक नहीं है, फ्रीडम उतनी नहीं है और सेक्युलर नहीं है इंडिया जैसा. यहाँ पर ऑल रिलीजन्स हैव इक्वल राइट्स, वहाँ पाकिस्तान में ये नहीं है. सो पाकिस्तान इज़ लेस डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर दैन इंडिया. तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव मेथड यूज़ करें. इसी को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं. व्हेन वी यूज टू डिफरेंट कंट्रीज एंड सी द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द टू कंट्रीज, दिस इज ओनली द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. दिस इज द ओनली द नेचर, दिस the main thing in the comparative politics is this only, that you compare the two state by its institution, system, process and activities. स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन आप स्कॉलर्स का मेंशन कीजिए, क्योंकि मेन थिंग जो पॉलिटिकल साइंस में होता है वो होता है स्कॉलर्स. आपको स्कॉलर्स के बारे में लिखना होगा. इवन यू गिव अ गुड इंट्रोडक्शन, बट आपके उसके बाद स्कॉलर्स के बारे में लिखिए कि स्कॉलर्स का क्या कहना है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को लेकर. तो अकॉर्डिंग टू M.G. Smith, comparative politics is a study of the forms of political organization, their properties, correlation, variation and mode of change. तो M.G. स्मिथ का यह कहना है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो एक पॉलिटिकल स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, जैसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसके बारे में बताता है, उसका स्टडी करता है, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है, को रिलेशंस बताता है, वेरिएशन एंड मोड ऑफ चेंज, कैसे कैसे वो प्रॉपर्टीज़ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसका क्या क्या मोड होता है, प्रॉपर्टीज़ होता है, कैसे वो चेंज होता है, ये सब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बताता है. According to E.A. Freeman, comparative politics is a comparative analysis of various forms of government and diverse political institutions.
E.A. फ्रीमैन एक स्कॉलर है, उनका यह कहना है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताता है और उनके डाइवर्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताता है। जैसे कि डेमोक्रेसी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, उनका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसा है उसके बारे में बताता है। ये बस एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला, बट एज यूजुअल अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट हैं, तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, मोनार्की इन नेचर। सो ये डिफरेंट टाइप्स के गवर्नमेंट के बारे में बताता है और उनका क्या इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या फीचर्स है इंस्टीट्यूशन का वो बताता है। According to M. Curitas, comparative politics is concerned with significant regularities and dissimilarities. तो एम क्यूरिटस का कहना है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है उसका मेन सिग्निफिकेंस है कि वो जो सिग्निफिकेंट रेगुलरिटीज़ होता है गवर्नमेंट में उसके बारे में बताता है। नाउ द थ्री फोल्ड फंक्शंस ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जब आप एक फाइनल इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा विद एग्जांपल, उसके बाद आप स्कॉलर्स को मेंशन कर दिए, उसके बाद आप थ्री फोल्ड फंक्शंस जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में उसको मेंशन कीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरियाज। तो मेन फंक्शन जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का है वो एनालाइज करता है पॉलिटिकल सिस्टम को कि वो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, कैसा है, और उसके पॉलिटिकल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम एरिया है, क्यों उसमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो उतना ग्रो नहीं या डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो वो उस प्रॉब्लम एरिया को बताता है। डेवलप अ पूल ऑफ वेरीफिएबल नॉलेज, उस सिस्टम के बारे में एक अच्छा नॉलेज क्रिएट करता है। प्रिडिक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड बिहेवियरल ट्रेंड, और उस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में पता करता है कि उसका बिहेवियरल ट्रेंड कैसा है, मतलब लोग कैसा बिहेव करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये थ्री फोल्ड फंक्शंस है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। पहला है एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरियाज, सेकंड डेवलप अ पूल ऑफ वेरीफिएबल नॉलेज, एंड थर्ड प्रिडिक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड बिहेवियरल ट्रेंड। अब नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है? While comparative government deals with an extensive study of different political systems with special emphasis on their institution and function, comparative politics has a much wider and broader scope. जब हम लोग comparative politics का nature and scope लिख रहे हैं तो हम लोगों को कंपेयर करके बताना है कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या होता है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है। सो मेनली कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो होता है ना वो लिमिटेड रहता है, वो केवल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको बताएगा कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसा होता है, उसका फीचर्स कैसा होता है। नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे होते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, उनका मतलब वे ऑफ फंक्शन कैसा है, तो मतलब लिमिटेड स्कोप है इसका। बट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कंपैरेटिव गवर्नमेंट का लिमिटेड है, बट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम लोग जाएंगे तो यह एक ब्रॉडर स्कोप में है। ये तो इंस्टीट्यूशनल मेथड्स के बारे में पढ़ता ही है, स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ता ही है, बट नॉन स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में भी बताता है। Hence, comparative politics covers a much wider area in the study of political science. तो हम लोग कह सकते हैं कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेड है, बट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है उसका वाइडर स्कोप है, या नॉन स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में भी हमें बताता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज इंगेज्ड इन द स्टडी ऑफ, किस किस चीज़ के स्टडी में यह इंगेज होता है, यह जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज डायनेमिक फील्ड ऑफ स्टडी that seeks to understand and analyze political phenomena across different countries and regions. By comparing and contrasting diverse cases, comparative politics provide valuable insight to the complexities of governance, political process, and social dynamics. Comparative politics से हम लोग किस चीज़ से engage करते हैं, मतलब किस चीज़ के स्टडी में वो engage होता है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है ना वो डिफरेंट कंट्रीज़ के फेनोमेना और डिफरेंट रीजन्स के फेनोमेना के बारे में हमें बताता है। डाइवर्स केसेस, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ है, उसका अलग अलग फीचर्स है, अलग पॉलिटिक्स है, उस सब के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट हम लोगों को देता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो बताता है। कैसे उनका गवर्नेंस में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, क्या क्या कॉम्प्लेक्स फीचर्स है, उसके बारे में हमें बताता है। क्या प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, कैसे वो लोग इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को,
वो बताता है। एंड सोसाइटल डायनेमिक्स बताता है कि डायनेमिक सोसाइटी का कैसे है, कैसे लोग चूज़ करते हैं, क्या उन लोगों का वे होता है चूज़ करने का। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किस चीज़ के स्टडी में इंगेज है वो हम लोग अब समझ चुके हैं। नाउ at its core, comparative politics focus on the investigating a wide range of topics like, अगर हम लोग different topics को अलग से लेके समझे कि क्या क्या चीज़ में mainly comparative politics engage होता है स्टडी में, क्या क्या चीज़ को लिया जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करते समय। तो पहला होता है रिजीम टाइप। आप कौन से रिजीम को, पहले हम अगर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टडी कर रहे हैं तो पहले तो हम रिजीम सर्च करेंगे कि इंडिया लेंगे, पाकिस्तान लेंगे या म्यांमार, भूटान, क्या लेंगे। तो सबसे पहले आप रिजीम टाइप्स सिलेक्ट करते हैं। कंपेयरिंग एंड कैटेगराइजिंग पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन देयर इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डेमोक्रेसी, अथॉरिटेरियन रिजीम एंड हाइब्रिड रिजीम। आप रिजीम टाइप, पहले तो आप कंट्री सिलेक्ट किए, उसका रिजीम टाइप सिलेक्ट किए कि वो किस रिजीम में आता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिजीम्स जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम में है, जैसे कि डेमोक्रेसी है, अथॉरिटेरियन रिजीम है, हाइब्रिड रिजीम है। डेमोक्रेसी में इक्वल राइट्स होता है सबको, अथॉरिटेरियन रिजीम में रिस्ट्रिक्टेड राइट्स होता है। तो सबसे पहले जब आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्टडी में इंगेज होते हैं तो सबसे पहले आप रिजीम टाइप देखते हैं कि वो रिजीम क्या है, डेमोक्रेटिक है, अथॉरिटेरियन है या हाइब्रिड रिजीम है। फिर आप इंस्टीट्यूशन को देखते हैं, एनालाइजिंग द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रूल, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट शेप्स द पॉलिटिकल बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग सच एज कॉन्स्टिट्यूशनल, पार्लियामेंट, कोर्ट एंड इंटरेस्ट ग्रुप। उसके बाद आप देखते हैं कि उस रिजीम में अगर वो डेमोक्रेटिक है तो उसमें कोर्ट होगा, लॉ होगा, पुलिस स्टेशंस होगी, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे, एनजीओज होंगे। तो क्या क्या उस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो आप देखते हैं। पहला रिजीम देखते हैं, फिर इंस्टीट्यूशन देखते हैं कि उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं। फिर पॉलिटिकल कल्चर देखते हैं, उस पॉलिटिकल स्टेट का, उस स्टेट का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है। एग्जामिनिंग द शेयर्ड बिलीफ एंड वैल्यू, नॉर्म्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ अ सोसाइटी that influences a political behavior and shapes the political institution। अब पॉलिटिकल कल्चर देखते हैं उस स्टेट का कि उस स्टेट का कल्चर कैसा है। जैसे कि हमारा इंडिया में डाइवर्स कल्चर है, हम लोग डाइवर्स हैं, हम लोग डिफरेंट रिलीजन्स जो है वो एक साथ रहते हैं। तो अगर हमारे स्टेट का कोई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टडी करेगा तो हमारे कल्चर को पढ़ेगा, तो जानेगा कि हमारा बिलीव कैसा है, हमारा वैल्यूज़, नॉर्म्स कैसा है, दूसरे रिलीजन को लेके हम लोगों का बिलीफ कैसा है। तो ये सब चीज़ को पढ़ेगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टडी करते समय। तो सबसे पहला रिजीम, फिर इंस्टीट्यूशन, फिर पॉलिटिकल कल्चर। फोर्थ में आता है कंपैरेटिव मेथड, employing systematic and rigorous comparative analysis to identify the pattern and causal relationship and generalization across। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग कंपैरेटिव मेथड को देखता है कि कैसा मेथड होना चाहिए। एम्प्लॉइंग सिस्टमैटिक एंड रिगरस कंपैरेटिव एनालिसिस। एक होता है सिस्टमैटिक, मतलब आप जब किसी भी स्टेट को पढ़ रहे हैं तो हैफिजड मैनर में नहीं होना चाहिए, काफ़ी सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए, वरना करेक्ट कंक्लूजन नहीं आएगा। तो फोर्थ में कंपैरेटिव मेथड को कैसे वो सिस्टमैटिक वे में हो रहा है कि नहीं वो देखा जाता है, और रिलेशनशिप, जनरलाइजेशन अक्रॉस देखा जाता है, कैसा उनका रिलेशनशिप है, क्या पैटर्न है, ये सब। फिफ्थ में डेमोक्रेटाइजेशन एंड अथॉरिटेरियनिज्म। वो जो स्टेट है क्या वो डेमोक्रेटिक है या अथॉरिटेरियन है, क्या लोगों को अभी भी फ्रीडम है, क्योंकि पहले कॉलोनीज का रूल होता था। तो हम लोग इसका जब लिमिटेशन पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टडी का तो हम लोग देखते हैं यूरोसेंट्रिक फोर्स जो था वो बहुत डोमिनेट करता है। यूरोसेंट्रिक फोर्स वो फोर्स था, मतलब यूरोसेंट्रिक फोर्स को यूरोपियंस को कहते हैं, क्योंकि यूरोपियंस जो थे वो कॉलोनीज बना के रूल कर रहे थे, इंडिया में भी, अफ्रीका में भी। तो ज़्यादातर उस समय यूरोसेंट्रिक फोर्स था, तो जो रियल स्टेट का नेचर था वो तो बाहर आ नहीं पा रहा, तो मेनली यूरोसेंट्रिज्म पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स फोकस था। तो ये एक लिमिटेशन होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, जिसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। Exploring the process and factors that contributed to transition to democracy or the precedent of autocratic rules। तो फिफ्थ पॉइंट में हम लोग मेनली देख रहे हैं कि यह स्टडी करता है कि अगर वो स्टेट डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक है नेचर में, तो वो कैसे डेमोक्रेटिक बना नेचर में। पहले तो वो कॉलोनी में था तो उसका कैसे डेमोक्रेसी मिला, कैसे वो ट्रांजैक्शन हुआ।
या वो अभी भी ऑटोक्रेटिक रूल के अंडर ही हैं। Political economy, sixth point, investigating the interaction between the politics and economy. Sixth point, very important. In this, the main thing it is said that it sees the political economy. The main thing while studying comparative politics is to see what type of political economy it has. Investigating the interaction between the politics and economy, including the role of institution, policies and socio-economic factors in shaping the political outcome. तो जो कंपैरेटिव स्टडी को पढ़ता है वो देखता है कि उस स्टेट का पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसा है, उस स्टेट का मनी कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, सोशल वेलफेयर में, किस चीज़ को शेप करने में, इंस्टीट्यूशन को शेप करने में, जो सोसाइटी का नीड है उस चीज़ को फुलफिल कर पा रहा है उस स्टेट का इकोनॉमी की नहीं। तो इस चीज़ को भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो स्टडी करता है। इवोल्यूशन ऑफ हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब हम लोग नेचर, स्कोप और रिजीम टाइप ये सब तो देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे आया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैज़ अ लॉन्ग इंटेलेक्ट pedigree going back to Aristotle and continued by the thinkers like Niccolo Machiavelli, John Locke and Max Weber etc. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो पेडिग्री है वो बहुत लॉन्ग बैक है, एरिस्टोटल के समय से, ग्रीक थिंकर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उस समय से ये चला आ रहा है। उन लोग ने ही स्टार्ट किया था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ना। और हम लोग एक चीज़ देखेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कि जो मेनली जो थिंकर्स वगैरह है ना वो मेनली यूरोपियंस या ग्रीक्स या वेस्टर्न है। ईस्टर्न थॉट्स आर वेरी लेस, लाइक इंडियन थॉट्स तो यू विल सी हार्डली during international relation. Either people are least interested to study. Now the interest has arose, but पहले के लोग जो थे वो उतना इंटरेस्टेड नहीं रहते थे इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने में, इसीलिए हम लोग थिंकर्स भी देखेंगे कि कम हैं। मेनली थिंकर्स जो हैं वो लोग हम लोग वेस्टर्न जैसे कि ग्रीक ये सब के बारे में ही, थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग ज़्यादातर। तो ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 150 स्टेट। सबसे पहले इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन किससे स्टार्ट हुआ? ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल से, जिन्होंने 150 स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और क्लासीफाई किया डिफरेंट रिजीम में। It has not only described the classified regime and political system in terms of their types, like वो उन्होंने different types में उसको divide किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट 150 स्टेट का पढ़ के, कि वो स्टेट जो 150 थे या तो वो मोनार्कियल थे नेचर के, डेमोक्रेटिक थे नेचर के, या अभी भी वो एरिस्टोक्रेसी के थे, बट ऑल्सो डिस्टिंग्विश देम ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन नॉर्म्स ऑफ गुड गवर्नेंस। बट गुड गवर्नेंस के नॉर्म पे भी उन्होंने जो है उस स्टेट को डिवाइड किया। फिर आते हैं मैकियावेली। ही कंपेयर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंसिपैलिटीज़। उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंसिपैलिटीज़ को कंपेयर किया, हेरिडिटरी, न्यू, मिक्स्ड एंड different, and republic to arrive the most successful way to govern them. तो मैकियावेली ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज़ को पढ़ा, रिपब्लिक को पढ़ा और बताया कि सबसे बेस्ट वे टू गवर्न स्टेट क्या है, सबसे अच्छा तरीका स्टेट को गवर्न करने का क्या है। During the late 19th and early 20th century, comparative study taken up were the Eurocentric. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उस समय जो ज़्यादातर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो था वो यूरोसेंट्रिक की वजह से अफेक्टेड रहा। तो comparative study was taken up by Eurocentric force, because the rest of the world of Asia and Africa, Latin America were either European colonies or under the sphere of the influence as an ex-colonies. क्योंकि उस समय यूरोसेंट्रिक फोर्स इतना हैवी क्यों था? क्योंकि या तो जो पूरा वर्ल्ड था वो कॉलोनी के रूल के अंदर था, या अभी उन्हें तुरंत फ्रीडम मिला था तो वो अभी भी इन्फ्लुएंस थे एक्स कॉलोनीज के। Studies were largely concerned with comparative study of institutions, the distribution. Comparative politics were largely concerned, and it is like we can say that it is largely concerned with the comparative study of institution. तो जो comparative politics है ना वो mainly किस चीज़ पे concern है? institution के study पे, distribution of power, कैसे power का distribution होता है state में, relationship with the different layers of government. It may thus be said that these studies were in fact not genuinely comparative in the sense that they exclude from their analysis large number of the countries. Behavioral movement after the Second World War. A powerful critique of institutional approach emerged in the middle of 1950s.
हम लोग देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1950s के बाद एक पावरफुल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो इमर्ज करता है। द क्रिटिक हैड इट्स रूट इन बिहेवियरलिज्म, और इस क्रिटिक का अप्रोच कहाँ रहता है? बिहेवियरलिज्म में, which had emerged as a new movement in the discipline of politics aiming to provide scientific rigor to the discipline and develop a science of politics। और हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोग देखते हैं कि अब जो मेन नेचर ऑफ स्टेट का होता है ये बिहेवियरल ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, और अब स्टेट का मेन मोटिव होता है साइंटिफिक रिगर, डिसिप्लिन एंड डेवलप अ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब साइंटिफिक पॉलिटिक्स डेवलप होता है, साइंटिफिक रिगर डेवलप होता है। इसको बिहेवियर मूवमेंट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं। ये सब आपका इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आएगा, यहाँ से यहाँ तक। So this is evolution of comparative politics. Now, comparative study of politics, utility. Comparative politics of study का utility क्या है? Utility का मतलब होता है उपयोगिता क्या है। Comparative politics का उपयोगिता मतलब how it is helpful to us। तो यह एक comparison of theoretical formulation है। कंपैरिजन ऑफ थियोरेटिकल फॉर्मुलेशन, थियोरेटिकल मीन्स थ्योरी में बताया गया कि कैसे कंपैरिजन होता है, क्या क्या फॉर्मुलेशन होता है, कैसे थियोरेटिकल मीन्स इट इज़ जस्ट अ ओवरव्यू दैट हाउ state is differentiated, its similarities and differences are differentiated, and this is only comparative politics. When you compare the two state or two or more states, that with the institution or the working of the government or which type of the system it is having, that is only the comparative politics. और इसका utility यही है, इसकी उपयोगिता यही है कि ये हमें theoretical comparing for theoretical formulation बताता है, comparison for scientific rigor, साइंटिफिक रिगर, बिहेवियरल ट्रेंड हम लोग जो देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो ये उसके बारे में भी बताता है कि कैसे किसका साइंटिफिक रिगर ज़्यादा हुआ। और अब हम लोग देखेंगे कि साइंस फील्ड में इंडिया बहुत कुछ कर लिया है, तो साइंटिफिक रिगर के बारे में भी बताता है। कंपैरिजन लीडिंग टू एक्सप्लेनेशन इन रिलेशनशिप, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की यह उपयोगिता भी है कि यह रिलेशनशिप बताता है डिफरेंट कंट्रीज़ का, डिफरेंट स्टेट्स के साथ, कि जैसे कि इंडिया या यूएसए का रिलेशनशिप कैसा है, तो ये इसकी उपयोगिता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमें रिलेशनशिप बता रहा है। अगर हमारी रिलेशनशिप जो है इंडिया की वो पाकिस्तान के साथ कैसा है, तो वो अच्छी नहीं है। अभी हमारी जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, इट इज़ नॉट गुड। वाई इट इज़ नॉट गुड? बिकॉज ऑफ द टेररिज्म पाकिस्तान इज़ प्रमोटिंग। सो वी कैन से दैट द रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड बिकॉज ऑफ इट्स फीचर, or we can say that it is less democratic and secular. So Pakistan, so our relationship with Pakistan is not good. So we are explaining its relationship by giving a scientific rigor. हम लोग एक scientific rigor भी मतलब एक theoretical जो हम लोग theory दे रहे हैं वो काफ़ी valid है। तो हम लोगों के ये भी उपयोगिता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की कि ये हमें एक्सप्लेनेशन बताता है, रिलेशनशिप बताता है कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ अभी रिलेशनशिप कैसे चल रहा है। जैसे कि रशिया का यूक्रेन के साथ अभी रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तो यह कैसे हमें पता चला? कंपेयर करके। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स विच you can also include in your while writing your comparative politics paper. And when you are giving your comparative politics paper, you should write sufficient examples, because theory is there, but when you write your examples it will be more clear to the invigilator who is checking your paper. So we are done with comparative politics unit 1, nature, scope and utility of comparative study of politics. और next lecture में हम लोग unit 2 करेंगे. So thank you everyone.